आइए सुनते हैं प्रेमवत की लिखी कहानी पलंग। उस साल जब पलाश की नंगी छितरी शाखों पर पहला फूल खिला, तब माँ पूरी तरह स्वस्थ थी। जब पूरा पेड़ दहकता जंगल बन गया, तब तक माँ बीमार पड़ चुकी थी। और जिस रात अकस्मात भयानक बारिश से सारे फूल टूटकर गिर गए थे और पेड़ के नीचे कुचले सुर्ख फूलों का दलदल बन गया था, माँ मर गई थी। वह एक छोटा सा पुरानी सीलन भरी उखड़ी पपड़ियों वाला 3 कोनों का कमरा था जिसमें हम रहते थे। एक कोने में माँ थी, दूसरे में मैं और तीसरे में एक बड़ा सा पलंग जिस पर मैं माँ के साथ सोता था। कमरे के अपने कोनों पर हमारा पूरा अधिकार था। हम दोनों में से कोई भी दूसरे के अधिकार में दखल नहीं देता था। माँ अपने कोने में अपना पूरा साम्राज्य फैलाए रहती। एक छोटी सी चौकी, उस पर उसके भगवान, पुराने जमाने के टीन के 2 बक्से, 2 गठरियाँ, कुछ मर्तबान, कुछ पुराने कपड़े, एक जोड़ी माला, टॉर्च, हाथ का पंखा और कुछ पुराने सिक्के वगैरह। मेरे हिस्से में कुछ खास नहीं था। कुछ किताबें, लकड़ी की पुरानी अलमारी, उसके अंदर सस्ती शराब की बोतलें, कुछ कपड़े और मेरी पकी उम्र पर हमेशा फैली रहने वाली अदृश्य चुप्पी, लगभग उदासी या मनुष्यत के बीच की सी कोई चीज। छोटी सी खिड़की के पास तीसरा कोना था। उसमें वही बड़ा सा पलंग था जो उस पूरे कमरे को अपनी भव्यता से आक्रांत किए रहता था। माँ उसे अपनी शादी में लाई थी। पुराने जमाने का विशाल पलंग जिस पर माँ कभी मेरे पिता के साथ सोती थी। उस पलंग से उसके कई बीते हुए दिन जुड़े थे और अक्सर रात को उसके आसपास जीवित हो जाते। कई रातों तक मैंने चुपचाप माँ को उन दिनों से बातें करते देखा और सुना था। अचानक यूं ही मुस्कुराते, रोते और कभी कभी लजाते हुए भी। मुझे अक्सर लगता था कि माँ मुझसे ज़्यादा पलंग के नज़दीक है। अक्सर बहुत कुछ वह जो मुझसे नहीं कहती, चुपचाप पलंग के साथ बांट लेती है। अक्सर छुट्टियों में पूरे दिन या सुबह के खाली समय में मैं चुपचाप माँ को देखा करता। वे बहुत सवेरे उठती और अपना काम पूरा कर लेती थी। उसकी पूरी कोशिश होती थी कि मेरी नींद ना खुले। मैं अक्सर जागकर उसे देखता रहता। उसकी हर गतिविधि इतनी नियंत्रित और निश्चित थी कि मैं आंखें बंद किए हुए भी समझता रहता कि वह क्या कर रही होगी। अब सफाई, अब कपड़े धोना, अब माला फेरना या ऐसा ही कुछ। सुबह उठकर वे सबसे पहले अपना कोना साफ करती, फिर मेरा हिस्सा, फिर नहाती। नहाने में वह बहुत समय लेती। सफाई के लिए वह विक्षिप्तता की हद तक आग्राही थी। हर चीज को 2-3 बार साफ करती। पूरा फर्श, दीवारें, बाल्टी, कपड़े और अपनी देह भी। अक्सर वे सफाई करते करते बाहर कमरे में चली आती, कोई भी भूली चीज लेने या अंदर कुछ साफ करते करते बाहर कुछ साफ करना याद आ जाने पर। मैं चुपचाप लेटा उसे देखता। उसकी झुकी कमर, लटकी झुर्रियां, सिकुड़ा हुआ मुंह और उस पर चिपका रहने वाला शाश्वत संशय। अक्सर वे बाहर इस तरह आकर सिर्फ एक वस्त्र में ही ऐसा करने लगती, अपनी लगभग निर्वसनता से बेखबर। मैं तब आंखें बंद कर लेता या मुंह घुमा लेता। माँ की यह स्थिति मेरे अंदर हमेशा विचित्र सी जुगुप्सा पैदा कर देती। मैं चाहता था उसे इस तरह अव्यवस्थित होने से रोकूं, अपनी घृणा व्यक्त करूं, पर मैं उससे कुछ स्पष्ट नहीं कह पाता। यह माँ की वर्षों की दिनचर्या थी। मुझे लगता था कि कुछ भी कहने पर वह अचानक इतनी लज्जित और असहज हो जाएगी कि उसके जीवन का पूरा संतुलन नष्ट हो जाएगा। वे सब जो इतनी आश्वस्ति और निश्चिंता के साथ करते हुए सहज जीवन जीती है, बिखर जाएगा।
मैं कुछ कहता नहीं, पर फिर भी अपनी जुगुप्सा को छिपा नहीं पाता। पलंग से उठने के बाद उससे कुछ नहीं बोलता और चेहरे पर एक तरह की विकृति लिए बैठा रहता। मुझे वे भय और दुख से चुपचाप देखती रहती। कभी हिम्मत कर कर पूछ लेती, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं कहता, सिर झुकाकर सिगरेट फूंकता रहता। मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ कहूँ। मेरे एक बार कुछ भी बोलने से वे उत्साहित हो जाती थी और फिर बहुत कुछ बोलना शुरू कर देती, जो मेरे और उसके बीच की मौन लेकिन स्वीकृति स्थितियों को अस्त व्यस्त कर देता था। मेरी तनाव भरी खामोशी से उसके चेहरे की पीड़ा, अंदर की बेचैनी और बढ़ जाती। तबीयत खराब है, वे एक बार फिर साहस करती। कुछ कड़वा बोलने के लिए मैं सिर उठाता, पर उसके चेहरे की कातरता और उम्र का शैथिल्य देखकर चुप हो जाता। वह तब सचमुच कांप रही होती, इस आशंका से कि कहीं मैं हाँ ना कह दूं। मेरी किसी भी पीड़ा की कल्पना से वे इसी तरह कांपने लगती। मेरी इस चुप्पी से वे शायद कुछ अंदाज लगा लेती। मुझे ये कभी समझ नहीं आया कि माँ मेरे अंदर का सब कुछ कैसे जान लेती है। कौन सा सूत्र होता है उसके पास। वे फिर सतर्क रहने लगती। अक्सर उस अवस्था में बाहर नहीं निकलती, या निकलती भी तो इस आश्वस्ति के साथ कि मैं सो रहा हूँ। यह निश्चित करने के लिए शायद वे बहुत देर तक दरवाजे की आड़ से चुपचाप मुझे देखती रहती। एक दिन मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए कि जिस औरत से मैं शादी करना चाहता था और जो मुझसे शादी करना चाहती थी, उससे मेरा झगड़ा हो गया था। वैसे हम बहुत दिनों से एक दूसरे को प्यार करते थे, इतने दिनों से कि मेरी तरह वह भी धीरे धीरे अधेड़ होने लगी थी। एक आध बाल सफेद हो गया था और छाती बिल्कुल ढीली हो गई थी। थककर लगभग संवेदहीनता की हद तक वह प्यार में निष्क्रिय रहने लगी थी। उस कमरे में एक चौथा कोना होता तो मैं उससे शादी कर लेता। इसी बात से वे अक्सर मुझसे लड़ लेती। उसका कहना था कि पलंग को हटाकर हम उस कोने में रह सकते हैं, पर मैं जानता था कि यह माँ के लिए संभव नहीं है। जब कभी मैं पलंग के बगैर माँ के बारे में सोचता तो मुझे एक ढहते हुए मकान का ख्याल आता था। रात को जब माँ मेरे साथ उस पलंग पर लेटती, तभी वह अपनी दिन भर की चुप्पी मेरे सन्नाटे, अपनी आंखों की सफेदी झुर्रियों से बाहर आ पाती। मेरी हथेली छूती या सिर पर हाथ फेर देती। मैं अनभिज्ञ या अन्य मनसक सा दिखने का बहाना करता रहता। वे धीरे धीरे कुछ बोलती रहती, उसमें भी मेरी चिंताएं अधिक होती। मेरा उतरता हुआ चेहरा, मेरी बढ़ती उम्र, मेरा अकेलापन। कभी कभी मैं मुस्कुरा देता और वे उत्साह से मुझे अपने वैभवपूर्ण अतीत के बारे में बताने लगती कि कैसे इसी पलंग पर वे इसी तरह लेटती थी और कैसे मैं इसी पलंग पर पैदा होने के बाद इसी जगह लेटता था। पलंग एक तरह से उसके अस्तित्व की अभिव्यक्ति था, उपस्थिति की सार्थकता। पलंग पर ही उसे मेरा सामीप्य मिलता था, जो उसकी बची हुई उम्र का शेष एकलौता सुख था। वैसे माँ भी उस औरत को जानती थी। मैं अक्सर उसे अपने साथ कमरे में लाता था। वह माँ से मिलती थी। उसे देखकर माँ सचमुच खुश होती थी। उसे अपने कोने में बिठाती और खूब बातें किया करती। वे सब बातें जो वह या तो रात को पलंग से करती या मुझसे ना कह पाने के कारण अपने अंदर जमा रखती थी। संभवतः माँ के अंदर हमारे संबंधों के कारण स्वयं को लेकर अपराध बोध था, जिसे वे उस औरत से अधिक बातें करके, अधिक स्वागत करके दबाए रहती थी। अपने कोने में बैठा हुआ मैं उनकी बातें सुनता और चुपचाप सिगरेट पीता हुआ बीच बीच में मुस्कुरा देता। मेरे मुस्कुराने से माँ इतरानी सी लगती और मुझसे और अधिक बातें करती। मेरे जवाब देने से उसे बहुत शांति मिलती, क्योंकि वह यह मान लेती कि मैं स्वस्थ, सुखी व संतुष्ट हूँ और उसके अस्तित्व को अपने जीवन में महत्व देता हूँ।
वे अचानक अपने आप को महत्वपूर्ण महसूस करने लगती और इस भावना से मेरे ऊपर कुछ अधिकार भी दिखाने लगती, जिसे मैं अनिच्छा से चुपचाप स्वीकार करता रहता। धीरे धीरे यह स्थिति मेरे लिए असहनीय होने लगती, जिसे माँ समझ लेती और उठकर पड़ोस के घर में चली जाती। वह जानती थी कि मैं उस औरत को घर में क्यों लाता हूँ। उसे एहसास था कि हम क्यों लंबा एकांत चाहते हैं। वे तभी लौटती जब मैं काफ़ी देर बाद उसे लेकर घर से चला जाता। तो उस रात मेरा उस औरत से झगड़ा हो गया था। उस रात ठंड कुछ ज़्यादा थी, इतनी कि मैंने वही शराब की दुकान पर कुछ घूंट पी लिए थे। बाकी शराब बचाकर मैं उसके घर गया था। मेरे अंदर उसके शरीर की तीव्र इच्छा हो रही थी। वह अपने कमरे में लेटी थी, शायद कुछ देर पहले रोकर चुप हो चुकी थी। उसकी आंखों में कीचड़ था और बाएं गाल पर एक आंसू चिपका था। मैंने उसे अपने घर चलने के लिए कहा। उसने मुझे दुत्कार दिया कि जब तक मैं पलंग को हटाकर उसे वहां नहीं रखता, वह कभी मेरे घर नहीं जाएगी। शराब की गर्मी और उसके शरीर की इच्छा से पगलाया मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने उसके होंठ काटे, खाल को नोचा और घृणा से उसको धकेल कर चला आया। घर आकर मैं पलंग पर लुढ़क गया। माँ जाग रही थी। वे धीरे धीरे से पास आई। शराब की बदबू से उसका मुंह टेढ़ा हो गया। तुम ज्यादा पीने लगे हो, वे धीरे से बुदबुदाई। सुबह तक महक आती है। मैंने आंख खोलकर उसे देखा। उसकी झुर्रियां और सफ़ेद आंखें मेरे चेहरे के बिल्कुल पास थी। मुझे वे अच्छी लगी। दया और ममता से उसका चेहरा चमक रहा था। उसके अंदर की पीड़ा उसके चेहरे पर उतर आई थी। उसने धीरे से मेरे सर पर हाथ फेरा। मेरे पकते हुए शरीर को अच्छी तरह से देखा। वह नीच है, मैं बड़बड़ाया। सो जाओ तुम। माँ कराते हुए उठी और पलंग के दूसरे हिस्से पर लेट गई। शराब की अधिकता से मैं उस रात सोया नहीं। 2 बार उल्टी हुई, छाती मलता रहा। उस रात मैंने माँ को ध्यान से देखा। बहुत बूढ़ी हो चुकी थी वह। बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, चेहरे पर झुर्रियों का जंगल था, गाल अंदर धसे थे। सोते समय उसका पोपला मुंह थोड़ा सा खुला था, जिससे बहुत धीमी अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत देर उसे देखता रहा। सचमुच वही एक औरत थी दुनिया में जो मुझे प्यार करती थी। वे मुझे पवित्र लगी। उस रात में सोया ही नहीं। माँ रोज की तरह बहुत जल्दी उठ गई। बिल्कुल अंधेरा था तब। उसी तरह वे अपने सब काम करने लगी। मैं चुपचाप आंखें खोले उसे देख रहा था। उसी तरह माँ ने सफाई की, अंदर गई और नहाने लगी। फिर अचानक वे कुछ लेने के लिए बाहर निकली। मैंने उस क्षण माँ को देखा। मैं सन्न रह गया। फिर एकदम से चीख पड़ा। वह पूरी तरह निर्वस्न थी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं जाग रहा हूँ। पूरी ताकत से मैं पलंग से उछला और उसे बाहर धकेलने लगा। निकल बाहर, इसी तरह निकल। मैं पागलों की तरह सिर झटक रहा था। माँ ने एक बार मुझे देखा और मेरे चेहरे की घृणा देखकर उसी क्षण जैसे मुर्दा हो गई। बिल्कुल नंगी वह मेरे सामने खड़ी थी, गली हुई खाल में कंकाल की तरह। खाली सफ़ेद आंखों से कुछ देर देखती रही, फिर एकदम से मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मेरे दोनों पंजे उसने पूरी ताकत से पकड़ लिए। वह गिड़गिड़ा रही थी, एक बार, बस एक बार माफ कर दो। उसने सिर उठाया। वह रो रही थी। उसके चेहरे पर सिर्फ हीनता थी, किसी भी सीमा तक पराजित शरीत होने की हीनता। ऐसी याचना थी जो मनुष्य की आत्मा का पूरा सत्व सूख जाने के बाद पैदा होती है। सब कुछ बेहद पारदर्शी था। उसकी ग्लानि, भय, लज्जा और हीनता। मैंने उसे घृणा से धकेला और बाहर निकल गया। सीधा उस औरत के घर गया और उससे कह दिया कि मैं जल्दी ही उससे शादी कर लूँगा। उसी दिन पलाश की नंगी छितरी शाखों पर पहला फूल खिला था। उसके बाद माँ जैसे राख हो गई थी।
बिल्कुल चुप सी, अपने कोने में और ज़्यादा सिमट गई थी। ना मुझे उस तरह प्यासी आंखों से देखती, ना नज़र मिलाती। उसके चेहरे पर एक तरह का कालापन उतर आया था। मैं कमरे में होता तो वे बहुत ज़्यादा सहमी होती, सिर झुकाए चुपचाप धीरे धीरे कुछ करती रहती, आतंकित किसी अनिष्ट की आशंका से, भयभीत अपने अस्तित्व को कहीं छिपाने की कोशिश करती हुई। उसका अपने ऊपर विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका था। मेरे लिए खाना रखती और कुछ भी नहीं पूछती। रात को मेरे साथ सोती, पर अब उसने मुझे बहाने से भी छूना छोड़ दिया। अतीत का कुछ भी याद नहीं दिलाती। पलंग के एक हिस्से में पूरी तरह दुबक जाती। उसने शायद अब पलंग से बात करना भी छोड़ दिया था। मैं उसे रात को बुदबुदाते या हंसते भी नहीं सुनता था। उसके अंदर जैसे सब मर चुका था, शायद पलंग भी। उन्हीं दिनों पलाश पर सुर्ख जंगल खिलना शुरू हुआ और साथ ही माँ बीमार हो गई। उस रात बेहद तेज बारिश हो रही थी। मैंने शाम ही से शराब पीनी शुरू कर दी। माँ चुपचाप पलंग पर चादर ओढ़े लेटी रही, अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा सिकुड़ी हुई। मैं उसके पास आकर लेट गया। वह लंबी सांसें ले रही थी, जैसे बहुत तकलीफ हो रही हो। मैंने उठकर उसे देखा। बहुत दिनों बाद मैं उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी झुर्रियां बेहद घनी हो गई थी। मैंने धीरे से उसे छुआ। उस दिन के बाद से पहली बार वे एक बार कांपी, फिर मेरी तरफ सिर घुमाया। कुछ क्षण मुझे देखती रही, फिर बुदबुदाई, तुम कमजोर हो गए हो, बहुत बूढ़े से दिखने लगे हो। मैं उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैं शादी कर रहा हूं। वह कुछ भी नहीं बोली। उसी से वह भी बूढ़ी होने लगी है। माँ मुझे उसी तरह देख रही थी। उसने पूछा नहीं, पर उसकी आंखों में प्रश्न था, संशय भी। वह यहीं रहेगी, पलंग को हम यहाँ से हटा देंगे, मैंने कांपते हुए कहा। माँ कुछ नहीं बोली। धीरे से आंखें बंद कर ली उसने। उसी रात माँ मर गई। माँ के बाद वह कोना खाली हो गया। हमने माँ का सब सामान वहां से हटा दिया। उसके टीन के पुराने बक्से, गठरी, हाथ का पंखा, टॉर्च, भगवान माला सब बांध कर ऊपर रख दिए। माँ के कोने पर उसने अपना सामान रख दिया। माँ का अब कोई चिन्ह शेष नहीं था। माँ अब कहीं नहीं थी। रात को वह मेरे साथ उसी पलंग पर लेटी, उसी जगह जहां माँ सोती थी। वह बेहद खुश थी। खिलखिलाते हुए उसने मेरी नाक चबाई और कपड़े उतार कर निर्वस्त्र हो गई। मैंने सिर घुमाकर पलंग पर पसरे उसके नंगे शरीर को देखा और एकदम चीख पड़ा, माँ वहीं थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।